जल, थल और नभ में हिंदुस्तान की ताकत की तस्दीक करती ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हम किसी से कम नहीं। जमीन पर मेक इन इंडिया मिशन की धमक है तो आसमान में लहरा रहा है आत्मनिर्भर भारत का परचम। वहीं लहरों पर दिख रहा है बुलंद भारत का दमखम। हर पल आत्मनिर्भर भारत एक नया कीर्तिमान रच रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का डिफेंस सेक्टर में निर्यात 21,000 करोड़ के आंकड़े को छू रहा है। और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से दुनिया भर में भारत के हथियारों का सम्मान बढ़ा है। आज रण क्षेत्र में बात करेंगे भारत के आत्मनिर्भर होते डिफेंस सेक्टर की और किस तरीके से ये पावर हाउस बनता जा रहा है। देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि मेक इन इंडिया में मोहर लगे हथियार आज 85 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पिनाका शब्द पिनाक से लिया गया है, जिनमें पिनाका एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक शामिल है। ये जो 21,000 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है, इसमें 60% का जो योगदान है वो प्राइवेट सेक्टर का है और 40% जो पब्लिक डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका योगदान है। और जाहिर है कि समन्वित तरीके से भारत पब्लिक प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के सामूहिक योगदान से आज 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भारत ने प्राप्त कर लिया है। और वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में लक्ष्य ये है कि इस आंकड़े को 35,000 करोड़ रुपए तक ले जाया जाए। भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया भर में भारतीय हथियारों को मिल रहे सम्मान ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। वो डरा हुआ है। दुनिया जानती है कि भारत की मंशा कभी भी हमले की नहीं रही है, लेकिन फिर भी पड़ोसी पाकिस्तान भारत के बाहुबल से सहमा हुआ है। वैसे ये डर अच्छा भी है, क्योंकि डर रहेगा तो दुश्मन हद में रहेगा। आत्मनिर्भर भारत की उड़ान और मेक इन इंडिया मिशन के तहत तैयार हो रहे अत्याधुनिक हथियारों की धार देख डरा हुआ है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ में गुहार लगाने लगा। यूएन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं मुनीर अकरम। अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन 2 अप्रैल को एक कमीशन की बैठक में उनका डर सामने आ गया। उन्होंने कहा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश यानी कि भारत इस वक्त बड़े पैमाने पर हथियार बना रहा है। इससे इलाके की सुरक्षा को खतरा है। पाकिस्तान की परेशानी समझी जा सकती है। डिफेंस सेक्टर में भारत का बढ़ता कद उसे हैरान कर रहा है। ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलें हों या फिर तेजस जैसे लड़ाकू विमान या फिर जंगी हेलीकॉप्टर या मॉडर्न वेपन, भारत तेजी से हथियारों का बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, अब हम हथियार निर्यात करने वाले देशों की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। पूरे विश्व में एक जो सशक्त सामरिक छवि है उसको भी बना रहा है। भारत एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, चाहे वो सामरिक शक्ति हो, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो। जाहिर है कि इस नए भारत के निर्माण में भारत के रक्षा के क्षेत्र के द्वारा जो 21,000 करोड़ रुपए तक के आंकड़े को पार कर लेने की डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में जो उपलब्धि है वो निसंदेह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सेल्फ डिफेंस के साथ भारत का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है।
लेकिन भारत के बढ़ते दमखम से पाकिस्तान को डर सताने लगा है और इसीलिए बिना किसी आधार के मनगढ़ंत आरोप लगाने लगा है पाकिस्तान। यूएन में मुनीर अकरम यहां तक बोल गए कि भारत पाकिस्तान पर अचानक हमला कर सकता है। भारत ने कोल्ड स्टार्ट जैसी युद्ध लड़ने की नीति अपनाई है, जिससे पाकिस्तान पर अचानक हमले का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान की इस बेतुकी बात पर सिर्फ हंसी आ सकती है। भारत के खिलाफ हमेशा जंग की तैयारी करने वाला पाकिस्तान खुद पर हमले की आशंका जता रहा है। ये मजाक नहीं तो और भला क्या है। एक तरफ जहां यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान के द्वारा भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा ये जो बयान है वो विरोधाभासी हैं, ये डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। पाकिस्तान आज भी भारत के विरुद्ध आतंक की साजिशें रच रहा है। भारतीय सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन के तहत ज्यादातर चीजें, हथियार और उपकरण को भारत में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। दुनिया को दिखा दिया है कि किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में भारत के डिजाइन्स दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं। एक और वजह है कि 100 से ज्यादा कंपनियां या कहीं कि 100 से ज्यादा इंडियन कंपनियां इस वक्त कई देशों को हथियार सप्लाई कर रही हैं। इनमें रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, इनमें मिसाइल्स भी हैं, इनमें गन्स भी हैं। पिछले एक साल में रक्षा निर्यात में 32.5% और पिछले 9 सालों में इसमें करीब 3000% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के जिन हथियारों और उपकरणों की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है या फिर जिनका निर्यात किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 mm ATAGS ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण शामिल हैं। इससे पहले भारत एक बड़े रक्षा उपकरण और हथियारों के आयातक देश के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साल 2016-17 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1521 करोड़ का था। साल 2017-18 में ये बढ़कर 4682 करोड़ हुआ। 2018-19 में डिफेंस एक्सपोर्ट करीब दोगुना होकर 10,745 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा, जो कि साल 2019-20 में आंकड़ा 9,115 करोड़ हो गया। कोरोना काल में हल्की गिरावट होने के बावजूद भारत ने 2020-21 में 8,434 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। साल 2021-22 में डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा बढ़कर 12,815 करोड़ तक जा पहुंचा। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच भारत ने रिकॉर्ड 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात कर एक नया इतिहास रच डाला और भारत यही नहीं रुकने वाला। डिफेंस की फील्ड में यह बदलाव की कहानी एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। सरकार ने अगले 5 साल में 35,000 करोड़ के निर्यात की तैयारी की है। भारत के रक्षा निर्यात की इस सफलता की कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में करीब 50 भारतीय कंपनियों ने अहम योगदान दिया है, जिससे भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ गई। आज भारत 85 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार, 19% हथियार श्रीलंका, 12% मॉरिशस, 6% नेपाल, 5.1% आर्मेनिया, 4.3% वियतनाम, 4.2% मालदीव और 2.2% हथियार भारत अफगानिस्तान को निर्यात कर रहा है। दुनिया भारतीय हथियारों की ताकत और तकनीक की मुरीद हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भरोसा, जो कि चीन के हथियारों पर नहीं है। वहीं लागत के मामले में भी ये अमेरिका और रूस जैसे देशों से कम है। भारत
भारत जिन हथियारों को दूसरे देशों को बेच रहा है उनमें सबसे ज्यादा 61% युद्धपोत है, 20% लड़ाकू विमान है, 14% सेंसर्स और वहीं 2.9% बख्तरबंद गाड़ियां, 1.1% तोप और 0.9% मिसाइल्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय दुनिया के 42 से ज्यादा देश भारत की आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, गोला बारूद, बॉडी आर्मर और तेजस जैसे लड़ाकू विमान खरीदने के लिए डील कर रहे हैं। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की 60% हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों के पास है और 40% सरकारी कंपनियों के पास। और भारत की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दुनिया की 41वीं बड़ी कंपनी बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश होते हुए भी रक्षा के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है और इस बात को आप सिप्री की साल 2023 की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। साल 2018 से 2022 के बीच भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा 11% हथियार खरीदे थे, लेकिन इसी के साथ साल 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत ने अपने रक्षा आयात को 11% तक कम कर लिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत अब अपने दम पर हथियार बना रहा है जिन्हें हमारी सेनाएं भी इस्तेमाल कर रही हैं और हम इन हथियारों को दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं। भारत रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन को स्वयं कर रहा है और स्वदेशी तकनीक पर, स्वदेशी क्षमताओं पर ज्यादा भरोसा करते हुए अपनी स्वयं की हम रक्षा के उत्पादन की प्रक्रिया को तेज बढ़ा रहे हैं। वहीं भारत जो भी रक्षा का उत्पादन कर रहा है उसे अपने मित्र राष्ट्रों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। जाहिर है कि भारत मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ कार्य कर रहा है और ये भारत की पूरे विश्व में एक जो सशक्त सामरिक छवि है उसको भी बना रहा है। भारत एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। भारत अपने हथियारों को तेजी से अपग्रेड भी कर रहा है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन वेपन की तकनीक और ताकत हासिल कर सके। डिफेंस सेक्टर के लिए डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत किया जा रहा है। इसका मकसद हथियारों के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। डीप टेक स्टार्टअप के जरिए मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जाएगी और फिर इसका इस्तेमाल डिफेंस में किया जाएगा। भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए भी डीप टेक टेक्नोलॉजीज को अधिक से अधिक विकसित करना आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। डीप टेक टेक्नोलॉजीज जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट्स आते हैं उन्हें अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जाए, अधिक से अधिक उन्हें उनकी क्षमताओं को कैसे निखारा जाए, इस संदर्भ में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और इस डीप टेक टेक्नोलॉजी से संबंधित जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए भारत की सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस भी रखा गया है, जिसकी की घोषणा हाल के समय में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी। भारत में स्वदेशी हथियारों के निर्माण और डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के साथ साथ उन हथियारों को भी अपग्रेड किया जा रहा है जिसे हमने दूसरे देशों से आयात किया है। भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे पड़ोस में बैठे दुश्मन भी तेजी से ताकतवर हो रहे हैं। चीन ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ाकर 232 बिलियन US कर दिया, जो भारतीय रुपयों के हिसाब से 19.23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी भारत के बजट से 3 गुना ज्यादा। भारत का इस साल का रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बावजूद इसके सेना के लिए इतना बजट बढ़ाना ये बताता है कि चीन अपनी तैयारी तेजी से कर रहा है।
ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की दिशा में भी तेज गति से कदम बढ़ा रहा है। चाइना का लक्ष्य 2035 तक अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेने का है। चाइना 2049 तक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाना चाहता है। जाहिर है कि चाइना एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र है। चाइना अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों पर थोपना चाहता है और इस प्रक्रिया में चाइना भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसे एक राइवल के तौर पर देखता है। और चाइना की जो बढ़ती हुई चुनौती को ध्यान में रखते हुए भी भारत के लिए ये आवश्यक है कि भारत अपनी रक्षा की तैयारियों को लगातार सशक्त और मजबूत बनाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ समय पहले कहा था कि साल 2050 तक वो चीन की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बना देंगे। इसके लिए वो स्वदेशी तकनीकों पर ध्यान दे रहे हैं। चीन अपने हथियार, विमान, युद्धपोत, मिसाइल, परमाणु हथियार सब कुछ खुद बना रहा है, किसी से खरीद नहीं रहा। ऐसे में भारत ने यह तय कर लिया है कि अब वो रक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी या दूसरे देशों से निर्भरता कम करेगा और इसके साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी स्वदेश निर्मित हथियारों को बढ़ावा देगा। भारत मिसाइल की ताकत में भी अग्रणी होता जा रहा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड करके हाइपरसोनिक ताकत देने की कोशिश हो रही है, जिसमें रूस और भारत दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें कुछ पार्ट्स रूस की जिरकॉन मिसाइल के भी इस्तेमाल किए जाएंगे। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के जिस हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं उसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है। माना यह जा रहा है कि जिरकॉन जैसी ताकत से लैस होगी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे जबरदस्त रफ्तार और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। यानी नए ब्रह्मोस के टारगेट पर समूचा पाकिस्तान होगा। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप, लैंड अटैक, सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। आज अगर हम बात करें तो दुनिया 20 और 25 मैक की स्पीड के लिए भी प्लानिंग कर रही है, रिसर्च कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। इंडिया के लिए ये चैलेंज सिर्फ इसलिए है क्योंकि पहली बार हमारा कोई वेपन सिस्टम इस मैक स्पीड के ऊपर हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, अपनी निश टेक्नोलॉजी को डालकर, अपनी डीप टेक्नोलॉजीज को डालकर अगर इसको अचीव कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राइड की बात है। और जायज बात है कि दुनिया की हर वो कंट्री जो भारत की तरफ किसी भी तरह से गलत आंख उठाने की कोशिश करती है, ये उसके लिए बहुत डर की बात है। क्योंकि बिफोर यू रियलाइज स्पीड के ऊपर इसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है, इसको रोक पाना मुश्किल है, इसके खिलाफ सेफ गार्ड ले पाना मुश्किल है और ये आपको डिस्ट्रॉय कर पाएगी। वर्ल्ड में पहली बार आप देखेंगे कि आप कुछ हट के कर रहे हैं, दुनिया आपकी तरफ आंख लगाए, टकटकी लगाए देखती रह जाएगी और आप देखेंगे कि ये ब्रह्मोस मैक 1 स्पीड वाला एक आपके लिए रियलिटी है। भारतीय हथियारों की ताकत की धमक अब दुनिया में सुनाई देने लगी है। अजरबैजान के खतरे को देखते हुए आर्मीनिया भारत से हथियार खरीद रहा है ताकि दुश्मन की चुनौती को आसानी से राख में मिलाया जा सके। खबरों के मुताबिक पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद भारत आर्मीनिया को मार्क 155 mm तोप भी देने जा रहा है, जिस बात की पुष्टि फोर्ज कल्याणी ग्रुप ने खुद की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसी के साथ साथ ATAGS 155 mm तोप भी आर्मीनिया को देने पर विचार हो रहा है। मार्क 155 mm तोप को किसी भी इलाके में आसानी से ले जाया जा सकता है। ये तोप आधुनिक युद्ध के माहौल में काफी कारगर मानी जा रही है। इस तोप का वजन 18 टन है और इसे दिन में महज 1.5 मिनट में और रात में महज 2 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। ये तोप लगातार हमला करने में माहिर मानी जाती है। ये 155 अपने आप में जो एक ये जो बोर है, ये आपका एक स्टैंडर्ड मीडियम गन बनना जरूरी है। क्यों?
रेंज सबसे बड़ी बात है, उसका रेट, उसका दूरी जहां तक वो फायर कर सकती है, वो अपने आप में बहुत कंसिडरेशन होता है कि 30 एंड अबव किलोमीटर्स अगर आप फायर करते हैं तो ये बड़ा अच्छा आर्टिलरी का फायर माना जाता है। एक्यूरेसी, उससे रिलेटेड स्पीड ऑफ फायर, उससे और रिलेटेड काउंटर बम्बार्डमेंट अवॉइड करना वगैरह वगैरह। अब हम कल्याणी ग्रुप की गन की बात कर रहे हैं तो इसका टोटल वजन हमारी बोफोर्स गन से कम है, इसका रेंज हमारी बोफोर्स जो पुरानी गन चल रही थी उससे ज्यादा है, इसकी जो फायर है, रेट ऑफ फायर है वो बेटर है जो हमारे पास पहले मीडियम गन्स हैं उनके मुकाबले में। 5 से 6 राउंड 1 मिनट में फायर करना इज अ फेनोमेनल वन। 35 टू 38 किलोमीटर रेंज अचीव करना बहुत बड़ी बात है। और इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कि दिस इज मेक इन इंडिया, ये आपकी इंडिया की पहली अपनी बनाई हुई गन है। भारत और आर्मीनिया के बीच ये दोस्ती ऐसे समय पर बढ़ रही है जब तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान को हथियार से पाट दिया है। आर्मीनिया ने अजरबैजान के हाथों नागोर्नो काराबाख को गवा दिया है और अब उसे अपने इलाके पर भी अजरबैजान के हमले का खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा आर्मीनिया खुद की हिफाजत के लिए ताकतवर हथियार जुटाने में लग गया है। आर्मीनिया ने भारत के साथ 24 करोड़ 50 लाख डॉलर में पिनाका रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद का समझौता किया था। साल 2020 में भी आर्मीनिया ने भारत के साथ स्वाति मोबाइल रडार खरीदने का समझौता किया था। यह समझौता 4 करोड़ डॉलर का हुआ था। भारत का रक्षा क्षेत्र आजादी के पहले भी काफी मजबूत था। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी। भारत में तोप समेत कई तरह के आर्मी के इस्तेमाल में आने वाले उपकरण बनाए जाते थे। यहाँ तक कि भारत दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों का अहम सप्लायर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की तोपों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी होवित्जर और तोपों को दुनिया भर में पसंद किया जाता था। ये वो दौर था जब भारत अपने हथियारों को दुनिया में निर्यात करता था। आजादी के वक्त भारतीय हथियारों की दुनिया भर में डिमांड के बावजूद रक्षा क्षेत्र में भारत पिछड़ता गया। देश के नवनिर्माण के दौर में रक्षा क्षेत्र की कहीं न कहीं अनदेखी हुई है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयात देश बन गया। लेकिन आज भारत फिर से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और दुनिया भर में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ी है। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा, लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है, ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे उनकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। मोदी सरकार ने कार्यकाल संभालने के बाद से ही स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उत्पादों के विकास संबंधी कई नीतिगत फैसले लिए। बीते कुछ सालों में भारत में स्टार्टअप्स का चलन बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसमें डिफेंस सेक्टर भी पीछे नहीं है। 200 से ज्यादा डिफेंस टेक कंपनियां इस वक्त अपना योगदान डिफेंस सेक्टर में दे रही हैं और इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि नई तकनीक के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी नई नई इनोवेशंस के साथ नए नए हथियारों को बनाना, ताकि भारत आत्मनिर्भर के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की स्कीमें शुरू की हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 2030 का दशक इन स्टार्टअप्स का होगा। ये स्टार्टअप देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही साथ आने वाले दिनों में रक्षा निर्यात में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाएंगे। मेयर वेडोनो की एक रिपोर्ट के मुताबिक एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री भारत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और साल 2030 तक इसके 70 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया है 2025 तक भारत रक्षा क्षेत्र में $25 बिलियन निर्यात करके कमाएगा। इसमें $5 बिलियन एरोस्पेस के क्षेत्र में होंगे।
भारत का दमदार हथियारों का रुतबा दुनिया में तेजी से बढ़ा है। भारत के स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस की धूम पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अमेरिका समेत कई देश इसकी खूबियों को सराह भी चुके हैं। वहीं नाइजीरिया, फिलीपींस, मिस्र और अर्जेंटीना जैसे देश तेजस फाइटर जेट को खरीदने के लिए कतार में लगे हुए हैं। जुलाई 2023 में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री भारत आए और उस दौरान HAL और अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री के बीच में करार हुआ, जिसके तहत भारत 2 टन हेलीकॉप्टर्स अर्जेंटीना को बना के देगा। इसमें तमाम स्पेयर पार्ट्स भी इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ अर्जेंटीना ने भारत के तेजस में भी काफी दिलचस्पी जताई है। अर्जेंटीना के साथ तेजस की डील को लेकर एक पेच है, जिसे सुलझाने की कोशिश लगातार हो रही है। बात यह है कि तेजस में ब्रिटिश कलपुर्जों का इस्तेमाल हुआ है, जिनके साथ तेजस को अर्जेंटीना में नहीं भेजा जा सकता। साल 1982 के फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अर्जेंटीना को सैन्य साजो सामान की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, खासकर ऐसे साजो सामान पर जो ब्रिटेन में निर्मित हो। ब्रिटिश प्रतिबंधों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि भारत सौदे को पूरा करने के लिए तेजस के कलपुर्जे बदल सकता है। भारत में बना स्वदेशी तेजस एल्यूमिनियम, लिथियम अलॉय और फाइबर से बना हुआ है और इसी वजह से ये बहुत ही हल्का विमान है। हल्का होने के कारण इसकी सबसे बड़ी खूबी ये हो जाती है कि आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। यहाँ तक कि छोटे रनवे पर भी ये आसानी से उड़ान भर भी सकता है, लैंड भी कर सकता है। और साल 2019 से ये भारतीय सेना में कमीशन है और अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। तेजस अपने साथ भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है और सबसे खास बात यह है कि ये दुर्गम क्षेत्रों में भी लैंडिंग और टेक ऑफ करने की ताकत रखता है। मौसम भी तेजस के लिए कोई बाधा नहीं खड़ी कर सकता। हवा से जमीन के साथ साथ हवा से हवा में मार करने में भी सक्षम है तेजस और अपनी रफ्तार और रडार से बचने की ताकत भी रखता है। ऐसी खूबियों को समेटे हैं तेजस, जो कि नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स में नहीं है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से तेजस फाइटर जेट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत आज देश में ही जल, थल और आसमान की हिफाजत करने वाले एक से बढ़कर एक हथियार तैयार कर रहा है। 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में स्वदेशी हथियारों का जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर, नाग एंटी टैंक मिसाइल, स्वाति रडार और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे दमदार हथियार शामिल थे। LCH प्रचंड माउंटेन वॉरफेयर का बेहतरीन योद्धा माना जाता है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड की ताकत को समंदर से लेकर सियाचिन की ऊंचाइयों तक परखा गया है। हर परीक्षण में अव्वल आकर भारत का यह हेलीकॉप्टर वायुसेना की शान बन चुका है। प्रचंड हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है और इसकी सर्विस सीलिंग रेंज करीब 6.5 किलोमीटर है, यानी 21,325 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत। प्रचंड की जो खासियत है वो है कि हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन के लिए इसके मुकाबले का कोई दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। उन तक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के कहते हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब जो है एरियल, एयर टू एयर भी, एयर टू ग्राउंड भी अटैक कर सकता है और एयर टू एयर टारगेट्स को भी, जैसे दूसरे हेलीकॉप्टर हैं, ड्रोन हैं, मिसाइल्स हैं, उनको भी इंगेज कर सकता है। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही मॉडर्न हेलीकॉप्टर है और ये 21,000 फुट तक, खासकर लद्दाख एरिया में जहाँ पे हम चाइना से आई बॉल टू आई बॉल खड़े हुए हैं, तो वहां पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बहुत ही, और एक और दूसरी चीज, ये बहुत पतला है, ये देखने में बहुत पतला है। इसे अपाची हेलीकॉप्टर इससे पतला है, तो इसका रडार सिग्नेचर भी बहुत छोटा है, कम है। तो दुश्मन के जो है, जो रडार हैं, वो इसको डिटेक्ट करने में थोड़ी उनको भी दिक्कत होगी। और फिर हमारी आवश्यकता है हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए, और हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन में ये बहुत दबंग है। इसके मुकाबले में कोई दुनिया भर में हेलीकॉप्टर नहीं है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जो दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए काफी है।
भारत के इस मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का सामना करना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं है। रात के वक्त भी अटैक करने में सक्षम LCH प्रचंड दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री से 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की मांग की है। 156 में से 66 वायुसेना के पास रहेंगे, जबकि 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान की सीमा के पास पहला स्क्वाड्रन तैनात है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सीमा के आसपास निगरानी करना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित हो गया। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में भी मदद मिल रही है। फिलहाल भारतीय वायुसेना और थल सेना के पास 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 10 वायुसेना और 5 थल सेना के पास है। जो नए हेलीकॉप्टर्स आएंगे उनको भी चीन और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा और अभी ये 15 हेलीकॉप्टर्स भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। प्रचंड का रोटर यानी कि पंखा काफी बड़ा है। ज्यादा बड़ा रोटर होने से आसानी से तेज रफ्तार की जा सकती है, साथ ही साथ इसे ताकत भी ज्यादा मिलती है। प्रचंड की क्लाइंब रेट यानी ऊपर की तरफ जाने की रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड है। LCH अगर 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वो 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भांप सकता है। ट्रायल्स के दौरान LCH प्रचंड ने भारत के हर तरह के इलाकों में उड़ान भरने की क्षमता को प्रदर्शित किया, चाहे वो रेगिस्तान हो, घने जंगल वाला इलाका हो या फिर 13,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई वाला हिमालय का पहाड़ हो। हर हालात में प्रचंड ने अपनी प्रचंड ताकत का नमूना पेश किया है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट रखता है। सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 2022 के बीच में भारत की गिनती उन देशों में हुआ करती थी जो सबसे ज्यादा हथियार आयात किया करते थे, लेकिन आज भारत उन टॉप 25 देशों में शामिल है जिसके हथियार आज दुनिया में कई देशों तक पहुंच रहे हैं। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया जा चुका है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश में बन रहा है और दूसरा तमिलनाडु में। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।